नहीं, मुझे पर्यायी शब्द नहीं चाहिए। जैसे आचार्य को गुरु भी बोलते हैं, ठीक है, पर्यायी शब्द नहीं चाहिए, इस शब्द का एनालिसिस चाहिए और इसका अर्थ क्या होता है ना। तो इसका अर्थ है जो हमें आचरण सिखाता है वो आचार्य है। आचरण जो हमें सिखाता है वो आचार्य है। अब शिक्षा देना एक बात है, लेकिन शिक्षा के साथ अनुकूल आचरण सिखाना दूसरी बात है। आज के जो शिक्षक है वो मात्र शिक्षक है, लेकिन पूर्व काल में जो शिक्षक थे मात्र वो शिक्षक नहीं थे, तो वो आचार्य, एक उपाधि उनको दी जाती थी, आचार्य, है ना। गुरुकुल में शिक्षा होती थी, और महाभारत में भी आप देखोगे गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी तो वहां पर कौन पढ़ाते थे? द्रोणाचार्य, ठीक है। तो द्रोण उनका नाम था, लेकिन उनके नाम के आगे आचार्य जोड़ा गया था। तो आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? जो जीवन में आचरण सिखाए, आचरण सिखाने वाला व्यक्ति आचार्य है। आचरण सिखाने वाला व्यक्ति, उसको आचार्य कहते हैं। अभी सुश्रुताचार्य भी मात्र कोई ज्ञान नहीं देते थे, वो क्या करते थे? आचरण भी सिखाते थे कि आचरण कैसे करना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, भोजन कितने बजे करना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, ठीक है, कौन से ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस प्रकृति के व्यक्ति ने, जैसे प्राकृत जो प्रकृति परीक्षण हम करते हैं वहां से फिर डिफाइन किया जाता है कि कौन से व्यक्ति ने कौन सा भोजन करना चाहिए। अगर हम वो समझ पाए तो फिर हम कम से कम बीमार पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि बाहर के वातावरण में भी तो प्रदूषण है ना। लेकिन खाने पीने से जो हम बीमार पड़ते हैं, उस बीमारी से हम बहुत हद तक बच पाएंगे, जो कि आज के लोग बच नहीं रहे हैं। कोई समझता नहीं, बस जो भोजन आ गया सामने वो खा लो, ऐसा रूल बना दिया गया है। जो अच्छा दिख रहा है, जो अच्छा लग रहा है, उसे खा लो, बस ये अभी डेफिनेशन बन गई है खाने की। कोई सोचता नहीं कि मेरी प्रकृति पित्त प्रकृति है तो मुझे पित्तवर्धक खाना नहीं खाना चाहिए। कोई ऐसे सोचता नहीं है कि मेरी प्रकृति अगर कफ प्रकृति है तो कफ बढ़ाने वाली चीजें जो अन्न के माध्यम से, अन्न को समझकर, जैसे अन्न समझकर हम खाते हैं, तो वो हमें खानी नहीं चाहिए। ऐसे कोई सोचता नहीं है। वो इसलिए नहीं सोचता है कि हमारी जो पाठशाला है या हम जहां पर पढ़े हुए हैं वहां शिक्षक रहा करते थे, वहां आचार्य कोई नहीं रहा करता था। उलट बात तो हम ये देखते हैं कि आज का शिक्षक दारू पी रहा है, आज का शिक्षक तंबाकू चबा रहा है, आज का शिक्षक बीड़ी सिगारेट फूंक रहा है, आज का शिक्षक दारू के समान चाय पी रहा है, आज का शिक्षक व्यभिचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है ना, और भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसे देखा जाता है। एक्चुअल वो मात्र शिक्षक है। जब वो शिक्षक आचार्य बन जाएगा तब वो शिक्षक ये इसमें सब वो सुधार कर लेगा, क्योंकि उसे आचरण सिखाना है तो उसे पता होना चाहिए कि आचरण क्या होता है, आइडियल व्यवहार क्या होता है। तो उसे ये पता होना चाहिए, सदाचार उसे पता होना चाहिए। ठीक है, एक शब्द मैं बताता हूं आपको, सदाचार। तो सत आचरण उसे पता होना चाहिए, तभी जाके उस व्यक्ति को हम आचार्य कह सकते हैं। अब जब आप आयुर्वेद ग्रेजुएशन डिग्री कर लेते हैं, अब मैंने कर ली है, आयुर्वेद में ग्रेजुएशन कर लिया मैंने, तो हमें विद्यापीठ से, यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर आयुर्वेदाचार्य ऐसे दिया जाता है, आयुर्वेदाचार्य। अब मैंने योग में, योग शास्त्र में अमरावती विद्यापीठ से
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसमें भी मुझे विद्यापीठ ने, यूनिवर्सिटी ने योगाचार्य डिग्री दी हुई है। अब कोई एमबीबीएस करता है, तो एमबीबीएस करने के बाद में कोई यूनिवर्सिटी एमबीबीएस आचार्य ऐसी डिग्री प्रदान नहीं करती। कोई अगर होम्योपैथी करता है तो होम्योपैथी करने के बाद उसे होम्योपैथी आचार्य ऐसी डिग्री नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद और योग में ही आचरण बताया गया है, और जो उस आचरण को सीख लेगा उसे ही आचार्य की पदवी प्राप्त होगी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे, है ना। सीधी सीधी बात थी कि आचार्य किसे कहते हैं, और अगर आपने सदाचार सीख लिया तो आप अपनी प्रकृति को अधिकतम और नित्य रूप से अधिकतम आप स्वस्थ रख पाएंगे, निरोगी रख पाएंगे। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कितना सोना है, पानी कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, ठंडा या गर्म पीना है, शहद का पानी पीना है, किसने शहद का लेना है, किसने नहीं लेना है, ये सब अगर आप जान जाओगे, और ये तो एक हर एक व्यक्ति ने इसका ज्ञान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन बातों के ऊपर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ डिपेंड करती है। तो आपको तो ये अभी जो नॉलेज मिल रहा है ये आप थोड़ा सा शेयर करो लोगों, अपने घर वाले जो लोग हैं, अगर आप समझ पाए इस बात को तो आप थोड़ा सा शेयरिंग भी करेंगे इस नॉलेज को, तो क्या होगा, उन लोगों को भी आपके माध्यम से फायदा होगा। ठीक है, तो हम आज यहां तक पढ़े हैं, और यहां तक अभी हम यहां पर स्टॉप करेंगे, रुकेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चनिंग करना है, पूछना है आज जितना मैंने पढ़ाया है उसके संबंध में, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, अभी अभी आपने बोले क्या जिसकी कफ मतलब प्रकृति है, जिसकी पित्त है, या फिर जिसकी मतलब वायु है, तो वो कफ वाले मतलब प्रोडक्ट भी खा सकता है, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा सर उसका? फिर से लास्ट सेंटेंस रिपीट करो। जिसकी मतलब जो कफ है मतलब पित्त, तो क्या आपने बोले कफ पित्त वाले प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, है ना? तो फिर मतलब ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका? हाँ ठीक है, इनका सवाल ये है जो मैं समझ पाया हूं, क्या वो सही है गलत है मुझे बता देना। इनका सवाल ये है, जिसकी प्रकृति पित्त कफ प्रकृति है या फिर कफ पित्त प्रकृति है, पित्त कफ प्रकृति है, तो क्या वो कफ पित्त वाले प्रोडक्ट खा सकता है या नहीं खा सकता है। ठीक है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर पित्त और कफ प्रकृति है तो इन चीजों का सेवन ऋतु को ध्यान में रखकर करना चाहिए। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पित्त प्रकृति है और हम शरद ऋतु में पित्तवर्धक आहार कर रहे हैं। शरद ऋतु यानी कौन सा महीना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 15 अगस्त से शुरू हो जाता है शरद ऋतु। उसमें 15 अगस्त यानी 15 दिन अगस्त महीने के, फिर पूरा अक्टूबर और एक 15 दिन नवंबर के। तो इस ऋतु में जिसकी प्रकृति पित्त है वो पित्तवर्धक पदार्थ ना खाए। अगर खा लेगा तो क्या होगा, पित्त का संचय हो जाएगा, अतिरिक्त विकृत पित्त का संचय हो जाएगा और वो प्रकोपित होकर फिर कोई रोग पैदा कर लेगा। आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रोग क्यों बढ़े हैं। वो इसी कारण बढ़े हैं क्योंकि हम ऋतु के अनुसार भोजन नहीं करते। हम हमारे प्रकृति को जानकर, हमारी प्रकृति क्या है उसे न पहचानते हुए, उसे न जानते हुए हम भोजन करते हैं। जो हमारे सामने परोसा जाता है, परिस्थितिवश हम उसे खा लेते हैं और ये भी सोचते नहीं कि क्या ये जो मैं खा रहा हूं क्या ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। अब एक व्यक्ति के लिए मान लो जैसे पोहा है, पोहा, कांदा पोहा है ना,
तो जिसकी प्रकृति पित्त प्रकृति है वो कांदा पोहा इस ऋतु में नहीं खा सकता, लेकिन जिसकी प्रकृति कफ प्रकृति है वो इस ऋतु में कांदा पोहा खा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रकृति परीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके आप ये डिसीजन ले पाओगे कि पित्त कफ प्रकृति होने के बाद में क्या कफ पित्त बढ़ाने वाले पदार्थ हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रकृति परीक्षण करके ये निश्चय करना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये आंसर हम दे पाएंगे, क्योंकि इस आंसर में बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फिक्स नहीं है कि खा ही सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रकृति परीक्षण कसं करायचं? प्रकृति परीक्षण आपने अगर 2 लेक्चर अटेंड किए होंगे तो उसमें मैंने थोड़ा सिखाया आपको कि प्रकृति परीक्षण कैसे करें। अगर नहीं देखे होंगे तो दोनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप वो कलेक्ट कर सकते हैं। सर जसं तुम्ही पित्त याच्याबद्दल शरद ऋतू सांगितला, तसं कफ आणि वातासाठी कोणता ऋतू वर्जित आहे? वात के लिए वर्षा ऋतु वर्जित है और कफ के लिए वसंत ऋतु वर्जित है। यानी ये वर्षा ऋतु में वायु शरीर में प्राकृत रूप से बढ़ता है। अगर हमने वात प्रधान आहार सेवन करने की अगर चेष्टा की तो मूल ऋतु का साथ होने के कारण से उन पदार्थों से हमारे शरीर में वात बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्षा ऋतु में आलू, बैंगन, मटर, चना और तुअर नहीं खा सकते, लेकिन फिर अगर आपको ये पता ही नहीं है कि खा नहीं सकते, अगर कोई जॉइंट पेन का पेशेंट, मान लो नी जॉइंट का पेशेंट, अगर वात ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में यानी जून जुलाई में और अगस्त के 15 दिन उसमें आते हैं, तो इस ऋतु में अगर खा लेता है, क्या आलू ज्यादा खाता है, बैंगन खाता है, तुअर खाता है, उसको अरहल बोलते हैं, अरहल की दाल, चने की दाल खाता है, और क्या बोला मैंने, मटर यानी वाटाना, पी, तो ये अगर खाता है, ये ज्यादा खाने में अगर आता है तो ये बहुत ही शरीर में वात बढ़ाने वाली चीजें रहती है, तो उसके शरीर में वात प्रकोप होकर उसका ज्वाइंट पेन और ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति वसंत ऋतु में जिसमें कफ प्राकृत रूप से शरीर में बढ़ जाता है और प्रकोपित हो जाता है, उस ऋतु में अगर आइसक्रीम खाएगा, ठंडा पानी पिएगा, बर्फ का गोला खाएगा या फिर ठंडी चीजें जैसे श्रीखंड है या फिर रबड़ी है और भी बहुत सारी ठंडी चीजें, पेप्सी है, कोको कोला, अगर इसका सेवन करेगा तो उसके कफ विकार और बढ़ जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को यह पता ही नहीं है कि कौन से ऋतु में क्या वर्ज्य है और क्या वो व्यक्ति खा सकता है ना, वर्जित क्या है और उसको पथ्य क्या है, ये उसे पता न होने के कारण से वो मात्र औषधि खिलाता है, वो खान पान के संबंध में कुछ भी नहीं बताता। बल्कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग का डॉक्टर आपको ये बताने की एबिलिटी रख सकता है अगर वो सीखा हुआ है उस तरीके से, तो है ना। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज में 120 एडमिशन है, डीएनवाईएस 2019 की बैच 60 स्टूडेंट, डीएनवाईएस 2020 की बैच 60 स्टूडेंट और सीसीवाईन की 2 बैच, तो उसमें 60 120 स्टूडेंट हो गए। 120 में से 10 स्टूडेंट यहाँ पर है। अब वो क्वालिफाई तो कर लेंगे, सीसीवाईन डीएनवाईएस क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन वो जानते ही नहीं है। तो अगर वो उन्होंने सीखा ही नहीं है, वो जानते ही नहीं इसके बारे में, पढ़ाई नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, वर्षा ऋतु में वातकारक भोजन करेंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे। वसंत ऋतु में कफकारक भोजन करेंगे और वो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक है जानना। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। सर, जेवण झाल्यावर जो एक कफ निघतो, नैसर्गिकरित्या बरेच लोकांमध्ये पादत्राण शिंकताना कफ बाहेर काढताना, तर तो एक विकार आहे की नैसर्गिक क्रिया आहे? हाँ, वो विकार नहीं है। विकार तब कहा जाएगा कि कफ अगर बहुत ही पीला है, पीला कफ कभी नहीं निकलना चाहिए। खाने के बाद में यानी अंत में, खाने के अंत में प्राकृत रूप से कफ का ही प्रभाव रहता है, इसलिए खाने के पश्चात अगर थोड़ा सा कफ निकलता है और वो सफेद है, बहुत ज्यादा
चिपका नहीं है तो वो नॉर्मल है, लेकिन सफेद भी और वो गोले के गोले निकल रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं होगा। पीला है और गोले के गोले निकल रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल नहीं होगा। थोड़ा कप निकलना स्वाभाविक है। हॅलो सर. हाँ बोला. सर ऍक्च्युली मला काय होते ते रोज सकाळी दात वगैरे घासल्यानंतर उलटी होते मला, त्यामध्ये कफ पडतो आणि कडू पदार्थ पडतो पिवळ्या रंगाचा. ते काय असते सर? हे रोज होते का? हो. अच्छा, हे काहींचं रोज होत असेल आपोआप तर हा थोडासा एक रोगाचा भाग आहे आणि काही लोक सवयीचा भाग म्हणून करतात. म्हणजे काहींना सकाळी सकाळी उलटी काढल्याशिवाय बरंच वाटत नाही. ऍक्च्युअल हे दोन्ही विकार आहेत है ना. हे नॉर्मल नाही. सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही जेव्हा मंजन करणार किंवा ब्रश करणार, दातोन करणार, तेव्हा कफ तोंडातून निघणे, जेवढा कफ तोंडामध्ये असतो किंवा घशामध्ये असतो तो निघणे किंवा तो काढणे एक स्वाभाविक आहे. पण जर तुम्हाला हे सगळं करताना किंवा केल्यानंतर जर उलटी येत असेल तर हा एक विकार आहे. त्यामुळे याची चिकित्सा करायला पाहिजे. ही एक विकृती आहे, याची चिकित्सा आपण करायला पाहिजे. रोज नसेल होत तर? हाँ, रोज अगर नहीं होता है 2-3 महीने में 3 महीन्यातून जर एकदा होत असेल तर ठीक आहे, एक ते चालून घेता येईल. परंतु रोज किंवा 1-2 दिवस आड जर होत असेल तर हा विकार आहे, ही विकृती आहे आणि आपण त्या विकृतीचं संतुलन साधायला पाहिजे. म्हणजे चिकित्सा म्हणजे उपचार करायला पाहिजे. हॅलो सर. हाँ बोला. सर माझा क्वेश्चन आहे. जसं आपण आता हाताने नाडी आपली चेक केली आणि जे पल्स ऑक्सिमीटरमध्ये पल्स चेक करतात ते दोन्ही पण सेम आहे का प्रोसिजर? 1-2 मिनिटं. आता क्वेश्चन रिपीट करा. बाजूला गाडीचा आवाज येत होता. परत रिपीट करा क्वेश्चन. सर जे आपण आज शिकलो म्हणजे हाताने जे नाडी चेक केली आपली, जे हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिमीटरने पल्स चेक करतात ते दोन्ही पण सेम आहे का? हा, सेमनेस त्याच्यामध्ये एकच आहे की तुम्ही जेव्हा हाताने नाडी चेक करता त्याच्यामध्ये तुम्हाला नाडीची संख्या माहीत पडते आणि पल्स ऑक्सिमीटरने जेव्हा नाडी चेक करतात त्याच्यामध्ये सुद्धा संख्या माहीत पडते. पण जे ब्लडमधलं ऑक्सिजनचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते तुम्ही मॅन्युअली नाही चेक करू शकत, ते मशीननीच तुम्हाला माहीत पडते. म्हणजे नॉर्मल सॅच्युरेशन जे आहे ते 100 असायला पाहिजे किंवा 101 असायला पाहिजे. ते सॅच्युरेशन तुम्ही मॅन्युअली म्हणजे तुमच्या असं हे सांगू नाही शकत तुम्ही की सॅच्युरेशन 98 आहे 99 आहे, ते नाही सांगू शकत तुम्ही. त्याच्यामुळे ते थोडीशी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे. त्याचं इम्पॉर्टन्स थोडंसं वेगळं राहील आणि मॅन्युअलीचं इम्पॉर्टन्स जे आहे ते वेगळं राहील. पल्स ऑक्सिमीटर वातपित्त कफ डिटेक्ट नाही करू शकणार, पण मॅन्युअली तुम्ही ते डिटेक्ट करू शकणार. म्हणून प्रत्येक म्हणजे ही जी प्रोसिजर आहे नाडी बघण्याची याची एक वेगळी विशेषता आहे आणि ते एक वेगळी विशेषता राहणार आहे त्याची. ऍक्च्युली तर कसं जसं आता कोविडचं खूप प्रकरण झालेलं आहे, जसं हॉस्पिटल सांगितलं माझ्या घरी कोविड पॉझिटिव्ह निघाले होते, तर त्यांनी सांगितलं होते की सॅच्युरेशन 80च्या खाली नाही गेलं पाहिजे आणि सॅच्युरेशन वाढलं पण नाही पाहिजे. तुम्ही ते देखील लक्षात ठेवा. मीन्स 80च्या खाली नाही पाहिजे असं सॅच्युरेशन वाढलं. नॉर्मली त्याच्यामध्ये किती पाहिजे असं? नॉर्मली आता जे SpO2 जे चेक करत होते म्हणजे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ब्लड जे चेक करत होते तर त्याच्यामध्ये 92च्या जर खाली सॅच्युरेशन चाललं गेलं तर मग थोडंसं शंकास्पद त्याला कोरोना डिटेक्ट म्हणजे असू शकतो असं सस्पेक्ट करायचे. त्यामध्ये 80 तर खूप कमी झालं. 80 सॅच्युरेशन हे नॉर्मली नसते. मिनिमम सॅच्युरेशन तुमचं 92-93 पाहिजे अप टू 100 एवढं सॅच्युरेशन पाहिजे ब्लडचं. ओके. सर सर्दी झाल्यावर काय करायचं? हा उपचार मी तुम्हाला नॅचरोपॅथीमध्ये जेव्हा जलोपचार थोडंसं सांगेल तर जलनेती जेव्हा सांगेल ना, किंवा तुम्ही 20 लेक्चर जर माझे बघितले असतील पहिलचे तर त्याच्यामध्ये हे सर्दीसाठी जलनेतीचा हा जो प्रयोग आहे त्याच्याबद्दलचं मार्गदर्शन मी केलेलं आहे. तर तुम्ही ते जे 20 लेक्चर जे आहेत पहिलेचे ते तुम्ही एकदा बघून घ्यायचे. तर त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला शंका राहिली तर तुम्ही मला रिक्वेश्चन करू शकता, विचारू शकता.
पण त्याच्यामध्ये मी सगळं शिकवलेलं आहे. सर ते तुम्ही 20 लेक्चरचे आहेत त्या मॅक्झिमम पुस्तकाचं नाही आहे ना? पुस्तकातलंच आहे सगळं. ते त्या पिंक कलरचं पुस्तक निसर्गोपचारच्या? नाही, त्याच्यातलंही आहे आणि माझ्याकडे वेगळी नोट्स आहे, त्याच्यातून मी ते केलेलं आहे. ते नुसतं फक्त त्याच्यामधलं नाही आहे ते पुस्तक जे तुम्हाला कॉलेजमधून दिलं ते थोडंसं अपूर्ण पडते. बाकी मी वेगळं एक थोडंसं तयार केलेलं आहे, त्याच्यातून आहे ते घेतलेलं. हा सर. ब्लड प्रेशर आपण नाडीच्या याने चेक करू शकतो का? हां, सिस्टोलिक प्रेशर तुम्ही घेऊ शकता. नाडीवरून सिस्टोलिक प्रेशर घेऊ शकता. डायस्टोलिक प्रेशरसाठी तुम्हाला स्टेथोस्कोपचीच आवश्यकता असते. स्टेथोस्कोप जर नसेल तर तुम्ही डायस्टोलिक प्रेशर काउंट नाही करू शकत. ठीक आहे ना. आता हे सिस्टोलिक डायस्टोलिक कदाचित तुम्हाला हे कळणार नाही, तर पुढे तो भाग येईल एक्झामिनेशनचा, त्यावेळेस मी शिकवेल तुम्हाला ब्लड प्रेशर कसं काउंट करायचं, कसं मोजायचं. ठीक आहे, चला. ओके, लेफ्ट व्हायचं आहे. आता सोमवारला भेटू आपण. ठीक आहे, मी लिंक टाकेल तसं त्याप्रमाणे.